ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि ऑटोसोमल यानी रिसेसिव वाली चाइल्डहुड जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है वो डिपेंड करता है कि उसमें एज ऑफ द प्रेजेंटेशन के हिसाब से और एसोसिएटेड हेपेटिक लेशंस के हिसाब से इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, पेरीनेटल, नियोनेटल, इन्फेंटाइल या जुवेनाइल कैटेगरीज, सब कैटेगरीज। ठीक है, अब ये सारी जो टाइप्स हैं ना, ये जब म्यूटेशन आ जाती है हमारे PKHD1 जीन के अंदर, PKHD1 जो कि एक कोड करता है प्यूटेटिव मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन के लिए, जिसको हम फाइब्रोसिस्टिन कहते हैं, यानी ये जीन फाइब्रोसिस्टिन को इनकोड करता है। अब फाइब्रोसिस्टिन हमारे सीलिया में पाया जाता है, ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स में जो सीलिया होते हैं ना उनमें, लेकिन इसका फंक्शन अभी तक नहीं पता। तो अब ऑटोसोमल रिसेसिव वाली में क्या मॉर्फोलॉजी मिलती है कि इसमें ना बहुत ज़्यादा न्यूमरस हमें छोटी छोटी सी सिस्ट कॉर्टेक्स में और मेडुला में मिलेंगी, जो कि किडनी को एक स्पंज लाइक अपीयरेंस देगा। डायलेटेड इलोंगेटेड चैनल्स जो है वो राइट एंगल टू द कॉर्टिकल सरफेस पे होंगे और वो मेड्यूला को और कॉर्टेक्स को बिल्कुल कम्प्लीटली रिप्लेस कर देंगे। डायलेटेड और इलोंगेटेड चैनल्स, ठीक है, ये सिस्ट जो बनी है और राइट एंगल पे होंगी। अब इन सिस्ट का जो है, ये जो सिस्ट है इनमें यूनिफॉर्म सी लाइनिंग होगी क्यूबॉइडल सेल्स की, जो कि इनका ओरिजिन रिफ्लेक्ट करती है कि ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स से आई हैं, यही सिस्ट। अब ये डिज़ीज़ जो है इनवेरिएबली दोनों किडनीज़ में होती है, बायलेटरल होती है, और तकरीबन सारे केसेस में हमें जो फाइंडिंग मिलती हैं वो मल्टीपल एपिथेलियम लाइंड लिवर सिस्ट भी हमें मिलेंगी, और पोर्टल बाइल की डक्ट्स जो होती हैं उनकी भी हमें इसमें प्रोलिफरेशन मिलती है। तो ये भी जो है तकरीबन सारे केसेस में हमें फाइंडिंग्स मिली हैं। अब इस तरह के पेशेंट्स क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे? जो पेरीनेटल और नियोनेटल फॉर्म्स होती हैं वो ज़्यादा कॉमन है, सीरियस मैनिफेस्टेशन बर्थ के टाइम पे मौजूद होंगी, और यंग इन्फेंट्स जो है ना जल्द ही मर जाते हैं, डाई कर जाएंगे हेपेटिक या रीनल फेलियर की वजह से। वो पेशेंट जो कि इन्फेंसी तक सर्वाइव करें, यानी 1 महीना तक सर्वाइव कर जाएँ, तो उनको लिवर सिरोसिस हो जाती है, जिसको हम कंजेनाइटल हेपेटिक फाइब्रोसिस भी कहते हैं। ठीक है, दैट्स इट, ये हो गया ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। तो पैथोमा से देख लें, हमने पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ पढ़ा कि ये इनहेरिटेड जब डिफेक्ट आ जाए तो उसके नतीजे में बायलेटरली हमारी किडनीज इनलार्ज हो जाती हैं सिस्ट फॉर्मेशन के साथ, जो कि रीनल कॉर्टेक्स में भी सिस्ट बनेंगी और मेडुला में भी। तो इसका फिगर जो है दिखाया गया है यहाँ पे, ये फिगर देखिए, इसमें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ दिखाई गई है। हमने कहा कि ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, जो कि रिसेसिव वाली फॉर्म इन्फेंट्स में होती है और वर्सनिंग रीनल फेलियर और हाइपरटेंशन के साथ। तो न्यू बॉर्न्स जो है वो पॉटर सीक्वेंस के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टिक डिजीज़ ऑफ द किडनी में हमारे पास पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ आ जाता है। तो ये एक इनहेरिटेड डिफेक्ट है हमने कहा, और ये हमेशा जब बायलेटरल होती है, ठीक है, हमने कहा, और इसमें किडनीज इनलार्ज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सिस्ट बन जाती है, दोनों कॉर्टेक्स में भी और रीनल मेडुला में भी। ठीक है, इनहेरिटेड डिफेक्ट है, बायलेटरल है, और इसमें सिस्ट बन गई है रीनल कॉर्टेक्स और मेडुला में। तो इस तरह की ये पिक्चर है जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ को हमने डिवाइड किया सब टाइप्स में, ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट एडल्ट फॉर्म में। तो रिसेसिव वाली को जो है हम जुवेनाइल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर इन्फेंट्स में होती है। तो इसमें उनको रीनल फेलियर और हाइपरटेंशन होती है, और न्यूबॉर्न्स जो है ना पॉटर सीक्वेंस के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायलैटरल रीनल एजेनेसिस होगी, किडनीज फ्लूइड नहीं प्रोड्यूस करेंगी, ओलिगोयूरिया होगा, तो इसको हम पॉटर सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव फॉर्म में कंजेनाइटल हेपेटिक फाइब्रोसिस और हेपेटिक सिस्ट भी होती हैं। ठीक है, यानी कि पेशेंट को किडनी और लिवर दोनों में सिस्ट होंगी, और ये लिवर वाली जो है वो कंजेनाइटल हेपेटिक फाइब्रोसिस करवाएंगी। तो इसमें ना प्रेजेंट एक साइन होता है कि पेशेंट को पोर्टल हाइपरटेंशन के साइंस एंड सिम्टम होंगे, यानी बेबी जिसको पोर्टल हाइपरटेंशन के साइंस एंड सिम्टम है तो उसको ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीकिडनी डिजीज़ हो सकती है। दूसरी इसकी ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर्म है, और ये एडल्ट्स में होती है ज़्यादातर। इसमें एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ 1 या 2 में जो है म्यूटेशन आ जाती है जीन में, ठीक है, और सिस्ट जो है ओवर द टाइम डेवलप होंगी। तो सिस्ट बनेंगी तो ये एडल्ट एज में बन रही है। तो इसमें हाइपरटेंशन होता है, हेमेच्यूरिया और वर्सनिंग रीनल फेलियर होगा। हाइपरटेंशन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें रेनिन बन रहा है, ठीक है, ठीक है, इनका प्लाज्मा रेनिन ज़्यादा होगा। और इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है कि इनको बेरी एन्यूरिज्म, हेपेटिक सिस्ट और माइट्रल वाल्व का प्रोलैप्स हो जाता है। बेरी एन्यूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो कॉज ऑफ डेथ है वो यही होता है। रीनल डिजीज़ की वजह से अगर ब्रेन हेमरेज हो रहा है तो उसकी भी वजह बेरी एन्यूरिज्म होता है, यानी सिस्ट इन द लिवर, सिस्ट इन द ब्रेन एंड सिस्ट इन द किडनी। तो सिस्ट इन द किडनी जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट वाली डिजीज़ बता रहा है, और ब्रेन की जो वेसल्स हैं उनकी भी उनमें भी मतलब सिस्टिक डायलेशन हो जाती है। तो इससे हमें याद आ जाना चाहिए कि इसको ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो सकती है। इसके अलावा इनको माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स भी होता है, तो ये भी रेयरली कॉज ऑफ डेथ बन सकता है इसमें। तो हम डिस्कस कर रहे हैं, अब इरफान मसूद से भी देख लेते हैं सिस्टिक किडनी ऑफ द सिस्टिक डिजीज़ ऑफ द किडनी। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले सिस्टिक रीनल डिस्प्लेजिया है,
वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अभी जो हमने डिस्कस किया एडल्ट एंड चाइल्डहुड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। तो एडल्ट वाली का इनका डिफरेंस लिखा हुआ है। एडल्ट वाली में ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है जिसमें 16 क्रोमोसोम पे डिफेक्ट आया है, जबकि पॉलीसिस्टिक जो चाइल्डहुड वाली है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। एडल्ट वाली यूनिवर्सली बायलेटरली दोनों किडनीज में होती है और वो दोनों इनलार्ज हो जाएंगी, मल्टीसिस्टिक हो जाएंगी। चाइल्डहुड वाली भी यूनिवर्सली बायलेटरल होती है लेकिन किडनी इनलार्ज भी होंगी और मल्टीसिस्टिक होंगी, सेम ही पिक्चर मिल रही है। एडल्ट वाली में जो सिस्ट है वो कॉर्टेक्स और मेडुला में होंगी, चाइल्डहुड में भी ऐसा ही है। लेकिन एडल्ट वाली में जो म्यूटेशंस है वो PKD1 जीन में हमें मिलती है 85% केसेस में, और PKD2 जीन में 15% केसेस में, जो कि किस प्रोटीन को इनकोड कर रही हैं ये जीन्स, पोलीसिस्टिन 1 एंड पोलीसिस्टिन 2 को रिस्पेक्टिवली। चाइल्डहुड वाली में हमें म्यूटेशन PKHD1 में मिल रही है म्यूटेशन, जो कि फाइब्रोसिस्टिन प्रोटीन को इनकोड करता है। अब एडल्ट वाली में जो लाइनिंग एपिथेलिया होता है ना सिस्ट का, वो वेरिएबल हो सकता है क्योंकि सिस्ट जो है वो टिब्यूल से अराइज कर रही है थ्रू आउट द नेफ्रॉन। लेकिन चाइल्डहुड में जो लाइनिंग एपिथेलिया सिस्ट का वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा क्योंकि सिस्ट हमारी कलेक्टिंग टिब्यूल से अराइज कर रही है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल है लेकिन यहाँ पे क्यूबॉइडल। अब एडल्ट वाली में सिस्ट और डायलेटेड चैनल्स जो है वो राइट एंगल पे नहीं होंगे टू द कॉर्टिकल सरफेस, लेकिन चाइल्डहुड में वो राइट एंगल पे होंगे टू द कॉर्टिकल सरफेस। एडल्ट वाली में हमें 10% बेरी एन्यूरिज्म भी मिलता है और पॉलीसिस्टिक लिवर डिजीज़ की भी एसोसिएशन है 40%, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स भी 25%, लेकिन चाइल्डहुड में इसकी कंजेनाइटल हेपेटिक फाइब्रोसिस के साथ एसोसिएशन है, स्प्लीनोमेगैली भी हो जाती है बच्चों को, और पोर्टल हाइपरटेंशन। एडल्ट वाली का टिपिकल आउटकम ये है कि ये क्रोनिक रीनल फेलियर करवा देगी तकरीबन 40 से 60 साल की उम्र के दरमियान, और चाइल्डहुड वाली का आउटकम वेरिएबल है लेकिन ये ज़्यादातर डेथ करवा देगी इन्फेंसी में या इवन चाइल्डहुड में। लास्ट है कि एडल्ट वाली में जो डेथ का कॉज बनता है वो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है 40%, 25% इन्फेक्शन की वजह से और 15% बेरी एन्यूरिज्म के रप्चर हो जाने की वजह से। जबकि चाइल्डहुड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में न्यूबॉर्न्स को पॉटर फेशीज़ होती हैं, जो हमने पैथोमा में भी देखा कि उनके लो सेट ईयर्स होंगे, पैरट बीक नोज़ होगी पैरट की चोंच की तरह, और लंग हाइपोप्लेजिया होगा। ये असल में मैटरनल ओलिगोहाइड्रोमिनोस की वजह से हुआ है। ठीक है, इसको हम पॉटर सीक्वेंस कहते हैं। दैट्स इट। अगेन रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी में देखें, अगली है मेडुलरी डिजीज़ विथ सिस्ट्स। देखिए कौन सी मेडुलरी डिजीज़ हैं जिनमें सिस्ट होंगी। तो दो तरह की टाइप्स हैं सिस्टिक डिजीज़ की जो कि मेडुला को अफेक्ट करती हैं। एक मेडुलरी स्पंज किडनी होती है जो कि रिलेटिवली कॉमन है और इनोक्यूअस कंडीशन है। ओकेजनली ये नेफ्रोलिथियासिस के साथ भी एसोसिएटेड होती है, जो कि फर्दर हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे। और इसके अलावा ये नेफ्रोनोफ्थिसिस मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज़ कॉम्प्लेक्स होता है जो कि ऑलमोस्ट ऑलवेज एसोसिएटेड होगा विद द रीनल डिसफंक्शन। यानी मेडुलरी स्पंज किडनी है, दूसरा नेफ्रोनोफ्थियासिस मेडुलरी सिस्टिक डिजीज़ कॉम्प्लेक्स। तो ये मेडुलरी स्पंज किडनी में हमारे पास नेफ्रोलिथियासिस एसोसिएशन है, लेकिन इसमें जो है रीनल डिसफंक्शन एसोसिएशन है। अब नेफ्रोनोफ्थियासिस मेडुलरी सिस्टिक डिजीज़ कॉम्प्लेक्स असल में एक अंडर एप्रिशिएटेड कॉज होता है क्रोनिक किडनी डिजीज़ का, जो कि ज़्यादातर बच्चों में चाइल्डहुड में ही बिगिन हो जाता है। अब इसके 4 वेरिएंट्स जो है ना वो रिकोगनाइज हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ द ऑनसेट के हिसाब से। एक तो इन्फेंटाइल है, जुवेनाइल, एडोलेसेंट नेफ्रोनोफ्थिसिस और मेडुलरी सिस्टिक डिजीज़, जो कि लेटर इन द एडल्ट लाइफ डेवलप होगी। जो उसकी जुवेनाइल फॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तकरीबन 15 से 20% बच्चे जिनको जुवेनाइल नेफ्रोनोफ्थिसिस है उनको एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशंस होंगे, जो कि ज़्यादातर उनकी रेटाइनल एबनॉर्मलिटीज़ की तरह अपीयर होंगी, यानी कि उनको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होगा, या इवन उनको अर्ली ऑनसेट की ब्लाइंडनेस भी हो सकती है मोस्ट सीवियर फॉर्म में। बाकी जो एबनॉर्मलिटीज़ मिलती हैं हमें इंडिविजुअल्स में, जैसे कि ओक्यूलोमोटर एप्रेक्सिया हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन, सेरिबेलर मेलफॉर्मेशंस और लिवर की फाइब्रोसिस हो जाना। इन एग्रीगेट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द नेफ्रोनोफ्थिसिस जो है अब थॉट हुई है कि वो मोस्ट कॉमन जेनेटिक कॉज है एंड स्टेज रीनल डिजीज़ का बच्चों में और यंग एडल्ट्स में। तो एटलीस्ट 9 जीन लोकाई NHP1 से लेके NHP9 आइडेंटिफाई हुए हैं ऑटोजोमल रिसेसिव फॉर्म ऑफ द नेफ्रोनोफ्थियासिस कॉम्प्लेक्स में। अब मेजॉरिटी जो इस तरह के जीन्स होते हैं वो इनकोड करते हैं उन प्रोटीन्स को जो कि हमारे एपिथेलियल सीलिया के कंपोनेंट्स होती हैं, वो प्रोटीन्स, जैसे कि पॉलीसिस्टिक डिजीज़ वाले केस में था। ठीक है, हम अब ऊपर पढ़ के आए हैं। अब दो जो ऑटोजोमल फॉर्म्स हैं वो डिजीज़ करवाएंगे एडल्ट्स में, तो ये फार लेस कॉमन है। अब इसमें मॉर्फोलॉजी क्या होती है, जो पैथोलॉजिक फीचर्स हैं मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज़ का, उसमें है कि हमें कॉन्ट्रैक्टेड सी छोटी सी किडनीज मिलेंगी,
न्यूमरस छोटी छोटी सिस्ट जो कि फ्लैटेंड या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइन हुई भी होंगी वो प्रेजेंट होंगी। टिपिकली कहाँ पे होंगी? कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन पे। बाकी जो पैथोलॉजिक चेंजेस हैं वो नॉन स्पेसिफिक होंगे लेकिन ज़्यादा नोटेबल हैं क्योंकि इनमें क्रोनिक ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस आ जाता है एक तो, जिसमें ट्यूबुलर एट्रोफी भी होगी और थिकन ट्यूबुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगी, और इसके अलावा प्रोग्रेसिव इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस भी मिलेगी। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? जो इनिशियल मैनिफेस्टेशंस हैं उनमें पेशेंट को पोलीयूरिया होगा और पोलीडिस्पिया होगा। ये कॉन्सिक्वेंस होता है ट्यूबुलर फंक्शन के डिमिनिश होने की वजह से ये हो रहा है, पोलीयूरिया और पोलीडिस्पिया। प्रोग्रेशन जब होगी इसकी एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के अंदर, तो ये 5 से 10 साल के अंदर एंड स्टेज रीनल डिजीज़ करवाएगा। अब डिज़ीज़ जो है मुश्किल होता है टू डायग्नोज क्योंकि इसमें कोई भी हमें सीरोलॉजिक मार्कर्स नहीं मिलते और सिस्ट जो है ना वो भी बहुत ही छोटी हो जाती हैं कि हमें रेडियोलॉजिक इमेजिंग पे नज़र आए। एडिंग टू दिस डिफ़िकल्टी सिस्ट जो है वो अपेरेंट नहीं होती रीनल बायोप्सी पे अगर कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन जो है वो वेल सैम्पल्ड नहीं है, अच्छी तरह से सैंपल नहीं है, तो हमें वो नज़र नहीं आएंगी बायोप्सी पे सिस्ट। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री और अनएक्सप्लेन्ड क्रोनिक रीनल फेलियर यंग पेशेंट्स के अंदर जो है वो लीड करता है सस्पिशन ऑफ द नेफ्रोनोफ्थिसिस। ठीक है, अगर अनएक्सप्लेन्ड उनका जो है क्रोनिक रीनल फेलियर हो रहा है यंग लोगों को, तो उसकी ये वजह हो सकती है नेफ्रोनोफ्थिसिस। दैट्स इट। हमने इस टॉपिक में सिस्टिक डिजीज़ पढ़ी। हमने पहले एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ पढ़ी कि ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस रखती है जब पॉलीसिस्टिन 1 या पॉलीसिस्टिन 2 जीन में म्यूटेशन आ जाए। 10% केसेस जो है वो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ करवाते हैं। किडनीज बहुत बड़ी हो जाएंगी और उनमें बहुत सी सिस्ट होंगी। ऑटोसोमल रिसेसिव वाली चाइल्डहुड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ थी, उनमें फाइब्रोसिस्टिन जीन में म्यूटेशन आ रही थी। ये कम कॉमन है बनस्पत एडल्ट फॉर्म के और इसकी ज़्यादा एसोसिएशन के इसमें लिवर में एबनॉर्मलिटीज़ मिलती हैं और किडनी में भी बहुत छोटी छोटी सिस्ट बन जाएंगी। देन नेफ्रोनोफ्थिसिस मेडुलरी सिस्टिक डिजीज़ कॉम्प्लेक्स है जो कि अब इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज हुआ है एज अ कॉज ऑफ द क्रोनिक किडनी डिजीज़ इन द चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स। ठीक है, बच्चों और यंग एडल्ट्स में। अब जो ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस है वो ज़्यादातर जब सेवरल जीन्स में म्यूटेशन आ जाए जो हमारे एपिथेलियल सेल प्रोटीन्स को इनकोड करते हैं, जैसे कि नेफ्रोसिस्टिन्स में म्यूटेशन आ जाएगी उन जीन में जो नेफ्रोसिस्टिन को इनकोड करते हैं, तो ये जो है सीलियरी फंक्शन में इन्वॉल्व होता है नेफ्रोसिस्टिन, और इसमें जो है किडनी हमें कॉन्ट्रैक्टेड मिलेंगी और उनमें बहुत सी छोटी छोटी सिस्ट मिलेंगी। ये हमने डिस्कस कर लिया। पैथोमा में देखें मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज़, तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें ये इनहेरिटेड डिफेक्ट ही है जिसमें किडनी में सिस्ट बन गई हैं, लेकिन हावेवर ये सिस्ट जो है वो मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट्स में होंगी। ठीक है, तभी इसका ये नाम मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज़ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी डिस्टिंक्शन है फ्रॉम द पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ कि यहाँ पे जो है मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट्स में सिस्ट बन रही हैं। अब दूसरा जो डिफरेंस है इसका पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ से वो ये है कि इस तरह के पेशेंट की जो किडनीज़ है वो श्रंकन होंगी, और ये याद रखिएगा कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में उनको एडल्ट या जुवेनाइल जो भी थी उसमें बड़ी बड़ी किडनीज हो रही थी, लार्ज हो रही थी, इनलार्ज, तो यहाँ पे वो श्रंकन हो रही है और पेशेंट जो है वो वर्सनिंग रीनल फेलियर के साथ प्रेजेंट करेगा इस डिजीज़ में। श्रंकन किडनी और सिस्ट हो जाए मेडुला में, तो ये आपने याद रखना है। इरफान मसूद से भी देख लें, यहाँ पे है नेफ्रोनोफ्थिसिस मेडुलरी सिस्टिक डिजीज़। तो हमने कहा ये वो ग्रुप ऑफ सिस्टिक डिजीज़ है जिसमें सिस्ट मेडुला में बन जाएंगी और ये यूजुअली कंसंट्रेटेड होती हैं कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन पे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वो ग्रुप है सिस्टिक डिजीज़ का जिसके 4 वेरिएंट्स हैं। एक तो इसमें है स्पोरेडिक या नॉन फेमिलियर नेफ्रोनोफ्थिसिस जो 20% होती है। रीनल रिटाइनल डिस्प्लेजिया दूसरी टाइप है जो कि 15% होती है और ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। तीसरी इसकी टाइप है फेमिलियल जुवेनाइल नेफ्रोनोफ्थोसिस, तो ये 40 से 50% ज़्यादा कॉमन, मोस्ट कॉमन यही वाली टाइप है। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव ही होगी। इसमें क्या होता है कि कॉर्टिकोमेडुलरी सिस्ट होंगी जो कि इसके साथ साथ किडनी श्रंकन होंगी। क्लिनिकली ये फेमिलियल जुवेनाइल नेफ्रोनोफ्थोसिस में साल्ट वेस्टिंग होगी, पोलीयूरिया होगा, ग्रोथ रिटार्डेशन और अनीमिया। आगे जाके ये रीनल फेलियर करवा देगा जो कि चाइल्डहुड में ही बिगिन होगा। चौथी इसकी टाइप है एडल्ट ऑनसेट मेडुलरी सिस्टिक डिजीज़। ये भी 15% हो रही है ऑटोसोमल, लेकिन डोमिनेंट होगी। इसमें क्या होता है कॉर्टिको मेडुलरी सिस्ट बनती है और किडनीज वही श्रंकन होंगी और ये भी आगे जाके रीनल फेलियर करवाएगा जो कि एडल्टहुड में बिगिन होगा। ये चाइल्डहुड में, लेकिन यहाँ पे ये एडल्टहुड में बिगिन हुआ। अच्छा, कुछ टॉपिक्स जो हैं हमारे रह गए हैं पैथोमा से भी, इरफान मसूद से भी, स्पेशली कंजेनाइटल डिजीज़ की, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, इरफान मसूद से जो है कुछ रह गई हैं सिस्टिक डिजीज़।
जैसे कि है हमारे पास सिस्टिक रीनल डिस्प्लेजिया। तो सिस्टिक रीनल डिस्प्लेजिया भी बहुत ही कॉमन कॉज है सिस्टिक डिजीज़ का, लेकिन बच्चों में, ठीक है। अब ये इसमें जो है ना सिस्टिक डिजीज़ होती है क्योंकि हमारी जो मेटानेफ्रिक डिफरेंशिएशन होती है ना, मेटानेफ्रिक जब किडनी बन रही होती है तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन के दौरान कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है, तो इसमें बहुत इनलार्ज इरेगुलर और मल्टी सिस्टिक किडनीज बन जाएंगी। हिस्टोलॉजी में हमें आइलैंड्स ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइम मिलेंगे जो कि कार्टिलेज और इमेच्योर कलेक्टिंग डक्ट्स के साथ होंगे, ठीक है, वो मेसेनकाइम। इसमें अब यूनिलेटरल और बायलेटरल आ जाता है। यूनिलेटरल में क्या होता है कि फंक्शन हमारी ऑपोजिट किडनी का नॉर्मल होता है और इस वाले की प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट है अगर हम सर्जिकली रिमूव कर लें, लेकिन अगर दोनों में होगी ये सिस्टिक रीनल डिस्प्लेजिया तो इससे रीनल फेलियर हो जाएगा और तकरीबन 20% जो है केसेस क्रोनिक रीनल फेलियर के बच्चों में बायलेटरल होते हैं। और एक और सिस्टिक किडनी डिजीज़ है जो कि है मेडुलरी स्पंज किडनी। तो इसमें कोई भी इनहेरिटेंस पैटर्न नहीं है। ये वाली जो सिस्टिक किडनी डिजीज़ है वो मल्टीपल सिस्टिक डायलेशंस तक ही रेस्ट्रिक्टेड होती है। हमारे कलेक्टिंग डक्ट्स की जो है ना मेडुला के अंदर मल्टीपल सिस्टिक डायलेशंस हो जाएंगी इसमें। तो ये ज़्यादातर जो है आईवी पाइलोग्राफी पे ही डिस्कवर होता है। मेडुलरी स्पंज किडनी में जो फीचर्स जो हमें मिलेंगे, ये बिनाइन डिजीज़ है, कोई इसका आउटकम नहीं है। हेमेचूरिया और यूटीआई होगा पेशेंट को, बार बार उसको रीनल स्टोन्स होंगे और स्विस चीज़ अपीयरेंस, यानी कि उसके जो पेपिलरी डक्ट्स होती है ना मेडुला में, वहाँ पे हमें स्ट्राइएशंस मिलेंगे जिसको हम स्विस चीज़ अपीयरेंस कह रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल इस तरह स्विस चीज़ की तरह हमें जो है स्विस चीज़ अपीयरेंस मिलेगी किडनी की मेडुलरी स्पंज किडनी में। एक और कंडीशन है एक्वायर्ड सिस्टिक डिजीज़। तो ये ज़्यादातर उन पेशेंट्स में कॉमन है जिनमें प्रोलॉन्ग काफ़ी टाइम से डायलिसिस चल रही है, तो उनमें एक्वायर्ड सिस्ट डिजीज़ हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि उनकी आर्टीरियल जो इंटीमा लेयर होती है उसकी थिकनिंग हो जाएगी। इसके साथ साथ उनमें बहुत ही ज़्यादा ऑक्जालेट, कैल्शियम ऑक्जालेट के क्रिस्टल्स की जो है डिपोजिशन हो जाएगी। रीनल एडिनोमास का नंबर बढ़ जाएगा और रीनल सेल कार्सिनोमा यानी पेपिलरी कार्सिनोमा हमें 7% ऑफ द पेशेंट्स में आफ्टर द 10 ईयर्स ऑफ डायलिसिस हमें ये मिलता है, रीनल सेल कार्सिनोमा। सिंपल सिस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। वापस आ जाते हैं रोबिन्स बेसिक पैथोलॉजी पे। किडनी एंड इट्स कलेक्टिंग सिस्टम हम डिस्कस कर रहे थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है यूरिनरी आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। इस टॉपिक में हम रीनल स्टोन्स यानी यूरोलिथियासिस कवर करेंगे और हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो सबसे पहले यूरिनरी आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन में रीनल स्टोन्स की बात करें, यूरोलिथियासिस होता क्या है, कैलकुलस फॉर्मेशन होती है जो कि किसी भी लेवल पे हमारे यूरिनरी कलेक्टिंग सिस्टम पे हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो है कैलकुला है वो किडनी के अंदर अराइज करते हैं। अब सिम्टमेटिक जो यूरोलिथियासिस है वो ज़्यादा कॉमन मैन में है बनस्बत वुमेन के। स्टोन्स जो है ना ये फ्रीक्वेंटली होंगे और ये एस्टिमेट हुआ है कि तकरीबन 70 ईयर्स की एज में 11% जो मेन है और 5.6% वुमेन जो है यूएस में उनको डेवलप्ड कोई सिम्टमेटिक किडनी स्टोन हुआ होता है। फैमिलियल टेंडेंसी जो है स्टोन फॉर्मेशन की तरफ ये भी अभी तक लॉन्ग रिकग्नाइज्ड है। अब इसकी पैथोजेनेसिस है कि 3 मेजर तरह के रीनल स्टोन्स होते हैं। 80% जो है या तो कैल्शियम ऑक्सालेट के या कैल्शियम ऑक्सालेट मिक्स्ड विथ कैल्शियम फॉस्फेट होंगे, ज़्यादातर इसी तरह के होंगे स्टोन्स। बाकी 10% जो है हमारे पास मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के स्टोन्स होते हैं और 6 to 9% जो है वो यूरिक एसिड के या सिस्टीन स्टोन्स होते हैं, ठीक है। तो ये कंपोजिशन आपको याद होनी चाहिए। अब सारे केसेस में जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है वो म्यूकोप्रोटीन का वो हम प्रेजेंट होता है और ये तकरीबन 2.5% ऑफ द स्टोन वेट इसी म्यूकोप्रोटीन की वजह से उसका वज़न होता है। अब स्टोन फॉर्मेशन की वजह जो है वो ऑब्सक्योर है, पार्टिकुलरली कैल्शियम कंटेनिंग स्टोन्स की वजह अभी तक नहीं पता। प्रोबेबली ये इन्वॉल्व करता है कॉन्फ्लुएंस ऑफ प्री डिस्पोजिंग कंडीशंस, यानी कि सॉल्यूट की कंसनट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, यूरिन पीएच में चेंजेस आ जाए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट कॉज होता है वो ये है कि हमारे यूरिनरी कंसनट्रेशन जो है स्टोन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वो बढ़ जाती है, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है हमारे यूरिन के अंदर उससे ज़्यादा हो जाएगी, उसकी कंसनट्रेशन सॉल्युबिलिटी से भी ज़्यादा, तो हम इसको सुपर सैचुरेशन कहते हैं। तो जैसे कि इस टेबल 14.5 में दिखाया गया है कि 50% ऑफ द पेशेंट जिनको कैल्शियम स्टोन्स डेवलप हुए हैं तो उनको हाइपर कैल्सी यूरिया होता है, यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा होता है जो कि हाइपर कैल्सीमिया से के साथ एसोसिएटेड नहीं होता, ठीक है, ब्लड में नहीं होता कैल्शियम ज़्यादा। तो इस फिगर में भी देखिए टेबल में स्टोन दिखाया गया है, 80% जो स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सालेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट होंगे। इडियोपैथिक हाइपर कैल्सी यूरिया होता है इसमें, हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर कैल्सी यूरिया की वजह से 10%, वैसे ज़्यादातर 50% इडियोपैथिक है। हाइपर ऑक्जेल यूरिया की वजह से 5%, इंटेरिक 4.5, प्राइमरी जो है 0.5, इन वजूहात की वजह से हाइपर ऑक्जेल यूरिया हो रहा है।
और हाइपर यूरिकोस यूरिया जो है 20% केसेस में होता है। कोई भी नॉन मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी नहीं होती 15 to 20% केसेस में। तो ये सारी वजूहत हैं कैल्शियम ऑक्सैलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स की। इसके अलावा स्ट्रोवाइट स्टोन्स होते हैं जो कि मैग्नीशियम, अमोनिया और फॉस्फेट के बने होते हैं, तीनों की ये इसमें कंपोजिशन होती है और ये 10% इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये रीनल इन्फेक्शन में होते हैं। यूरिक एसिड में जो स्टोन्स हैं उनकी एसोसिएशन होती है हाइपर यूरिसीमिया के साथ या फिर हाइपर यूरिकोज यूरिया के साथ भी एसोसिएशन होती है और 50% यूरिक एसिड स्टोन जो हैं वो इडियोपैथिक होते हैं। सिस्टीन के भी स्टोन्स होते हैं, 1 to 2% इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। यूरिक एसिड के 6 to 7% डिस्ट्रीब्यूशन है, जबकि अननोन कॉजेज़ 1 to 2% हो सकते हैं। तो अब कह रहा है कि मोस्ट पेशेंट्स होते हैं इस ग्रुप में, यानी जिनमें हाइपर कैल्सी यूरिया भी होता है लेकिन हाइपर कैल्सीमिया नहीं होता और उनको कैल्शियम स्टोन्स बन जाते हैं। तो इस ग्रुप के जो मोस्ट पेशेंट होते हैं वो कैल्शियम को गट से एक्सेसिव अमाउंट में एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनको एब्जॉर्प्टिव हाइपर कैल्सी यूरिया हो जाता है और प्रॉम्प्टली वो उसी कैल्शियम को यूरिन में भी एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। किनको जो है ना प्राइमरी रीनल डिफेक्ट होता है कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन में, रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता तो हाइपर कैल्सी यूरिया हो जाता है और रीनल हाइपर कैल्सी यूरिया। अब कॉजेज़ बाकी टाइप ऑफ रीनल स्टोन्स के बेटर अंडरस्टूड हुए हैं। मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट वाला जो हमने कहा स्ट्रूवाइट स्टोन होता है वो ऑलमोस्ट उन इंडिविजुअल्स में होता है जिनको परसिस्टेंटली जिनका अल्कलाइन यूरिन हो। क्यों अल्कलाइन यूरिन हुआ है? यूटीआई की वजह से। अब पार्टिकुलरली जो यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया होता है ना, जैसे कि प्रोटियस वल्गैरिस और स्टेफिलोकोका, ये यूरिया को स्प्लिट करते हैं, तो ये पेशेंट को प्री डिस्पोज कर देंगे टू यूरोलिथियासिस। मोर ओवर बैक्टीरिया जो है ना वो एक पार्टिकुलर निडाई की तरह एक्ट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन। ए वाइटामिनोसिस ए यानी इसकी डेफिशिएंसी में हमारे डीस्क्वामेटेड जो सेल्स होते हैं मेटाप्लास्टिक एपिथेलियम के ऑफ द कलेक्टिंग सिस्टम, वो भी निडाई की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे स्टोन बनेगा। गाउट और वो डिजीज़ जो कि रैपिड सेल टर्न ओवर में इन्वॉल्व है, यानी सेल बार बार टूट रहे हैं, जैसे कि ल्यूकीमियास में, तो उनमें यूरिक एसिड बढ़ जाएगा यूरिन में भी, तो यूरिक एसिड के स्टोन्स हो जाएंगे। तकरीबन हाफ ऑफ द इंडिविजुअल्स जिनको यूरिक एसिड के स्टोन्स हैं, तो उनको ना ही हाइपर यूरिसीमिया होता है, ना ही उनमें यूरिन के यूरेट ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो अनएक्सप्लेन टेंडेंसी शो कर रहे होते हैं कि उनको परसिस्टेंटली वो बहुत ही ज़्यादा एक्सक्रीट कर रहे होते हैं एसिडिक यूरिन, जिसकी पीएच 5.5 से भी कम होती है। अब ये जो लो पीएच है ये फेवर करेगा यूरिक एसिड के स्टोन की फॉर्मेशन में, इन कॉन्ट्रास्ट टू द हाई पीएच जो कि फेवर कर रही थी फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन्स जिनमें कैल्शियम फॉस्फेट था। तो इसमें जो है उसमें हाई पीएच थी, ये याद रखिएगा, कैल्शियम फॉस्फेट वाले में, और इसमें लो पीएच यूरिक एसिड में। अब बात करें सिस्टीन स्टोन्स की, तो ये ज़्यादातर जेनेटिकली डिटरमाइंड डिफेक्ट की वजह से होता है इन द रीनल ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन अमाइनो एसिड्स, यानी सिस्टीन अमाइनो एसिड की भी ट्रांसपोर्ट में कोई मसला हो जाता है, डिफेक्ट होता है। तो यूरिक एसिड स्टोन की तरह सिस्टीन स्टोन्स भी ज़्यादा लाइकली हैं कि ये एसिडिक इन्वायरमेंट में बनते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब हमें मॉर्फोलॉजी क्या मिलेगी? जो स्टोन्स हैं वो यूनिलेटरल 80% पेशेंट्स में एक ही किडनी में होते हैं। कॉमन साइट्स इनकी याद होनी चाहिए, रीनल पेल्विस और कैलिसिस में बनते हैं और ब्लेडर में। ऑफन बहुत से स्टोन्स जो हैं एक किडनी में मिलते हैं। अब ये छोटे भी हो सकते हैं, एवरेज 2 to 3 मिलीमीटर डायमीटर के, और ये स्मूथ या जैग्ड भी हो सकते हैं। ओकेजनली ये प्रोग्रेसिव एक्रीशंस ऑफ सॉल्ट्स हो सकती हैं जो कि डेवलपमेंट करवा सकती हैं ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स की, जिनको हम स्टैग हॉर्न कैलकुला कहते हैं। ठीक है, स्टैग हॉर्न कैलकुला जो कि एक कास्ट बना देगा रीनल पेल्विस की भी और कैलिशियल सिस्टम की। ठीक है, जिस तरह ये पेल्विस वगैरह होता है ना, तो वहाँ पे ये इस तरह से वो कास्ट बना देगा, पूरे इस पेल्विस में स्टैग हॉर्न एक्सटेंड करेगा। तो इस तरह के जो मैसिव स्टैग हॉर्न स्टोन्स होते हैं ना, ये मैग्नीशियम, अमोनियम और फॉस्फेट के बने होते हैं, यानी स्ट्रूवाइट स्टोन होते हैं। अब स्टोन्स वाला पेशेंट क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट करेगा कि उसके जो स्टोन्स हैं वो बिना किसी सिम्टम के भी प्रेजेंट कर सकता है या सिग्निफिकेंट रीनल डैमेज के साथ। तो ये पार्टिकुलरली ट्रू है जब लार्ज स्टोन जो है वो हमारे रीनल पेल्विस में लॉज हो जाए। ठीक है, उसमें रीनल डैमेज ज़्यादा होता है और सिम्टम्स नहीं भी प्रोड्यूस हो सकते। अब जो छोटे स्टोन्स होते हैं वो यूरिटर तक पास कर सकते हैं या फिर वहाँ पे लॉज होकर इंटेंस किस्म का पेन करवा सकते हैं, जिनको हम रीनल या यूरिट्रल कॉलिक कहते हैं, जिसमें पैरोसिज्म्स होते हैं, फ्लैंक पेन के आता जाता रहता है और रेडिएट करेगा ग्रोइन रीजन की तरफ। ऑफ एट दिस टाइम इसमें हमें ग्रॉस हेमेचूरिया भी मिलता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस स्टोन्स की जो है वो इनकी कैपेसिटी पे लाई करता है कि कितनी इनमें कैपेसिटी है कि ये यूरिन फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर दें या फिर सफिशेंट ट्रॉमा करवा दें और अल्सरेशन करवाएं और ब्लीडिंग करवा दें। तो आइदर केस में ये प्री डिस्पोज करेगा सफ़रर को कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए।
ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ जो है वो उनको प्री डिस्पोज करेगा। अब मोस्ट केसेस में इसकी डायग्नोसिस हम रेडियोलॉजी के लिए करते हैं। दैट्स इट, यहाँ पे ये यूरोलिथियासिस कंप्लीट हुआ। पैथोमा से भी देख लेते हैं, नेफ्रोलिथियासिस, यानी कि प्रेसिपिटेशन ऑफ द यूरिनरी सॉल्यूट हो जाए, जिसको हम नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं। तो बहुत से सॉल्यूट्स हमने कहा होते हैं यूरिन में, अगर वो सॉल्यूट ज़्यादा हो जाए कंसनट्रेशन में तो वो प्रेसिपिटेट कर सकता है और उसमें स्टोन्स बन सकते हैं। तो इसमें जो रिस्क फैक्टर है ना, यानी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो यूरिनरी फिल्ट्रेट में और यूरिन का वॉल्यूम भी जो है ना लो हो। अब प्रेजेंटेशन कैसी होगी वो याद रखिएगा कि पेशेंट को कोलिक पेन होगा, हेमेच्यूरिया और यूनिलेटरल उसको फ्लैंक टेंडरनेस होगी। ठीक है, जैसे वो पास करेगा ना तो यूरिन जो स्टोन है ना यूजुअली पास विद इन आवर्स ही हो जाएगा। अगर नहीं पास करेगा तो सर्जिकल इंटरवेंशन की हमें ज़रूरत होगी। ठीक है, अब इस टेबल में जो है की टाइप्स ऑफ स्टोन्स है और उनके इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स हैं। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टोन है वो दिखाया गया है, वो है कैल्शियम ऑक्जेलेट या फिर कैल्शियम फॉस्फेट का स्टोन। अब इस तरह का अगर उनको पेशेंट है तो उसमें जाहिर सी बात है उसके यूरिन में कैल्शियम बहुत ज़्यादा है। तो इसमें जो चीज़ें हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक्सक्लूड करनी है वो है हाइपर कैल्सीमिया, यानी कि अगर यूरिन में अगर कैल्शियम ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वो ब्लड से आया है। तो ये इंपॉर्टेंट है टू नो कि मोस्ट कॉमन जो कॉज कैल्शियम स्टोन का वो हाइपर कैल्सीमिया यहाँ पे नहीं होता, बल्कि यहाँ पे इडियोपैथिक हाइपर कैल्सीयूरिया हो जाता है, जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं। यानी ब्लड में ज़्यादा नहीं होता लेकिन यूरिन में ज़्यादा होता है, ब्लड में नॉर्मल ही रहता है। तो इसके अलावा हमें क्रोन डिजीज़ में भी कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन्स मिलते हैं। ऑक्जेलेट की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है तो फिर कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन बन जाते हैं इस डिजीज़ में। तो उसका ट्रीटमेंट हमने हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड देंगे, जो कि कैल्शियम स्पेयरिंग डायोरेटिक है। तो मतलब यूरिन में ये जो है ना कम कर देगा कैल्शियम की, वहाँ पे मतलब नहीं जाएगा। अगला स्टोन है अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट स्टोन, जिसको हम AMP स्टोन भी कहते हैं। अब इसका मोस्ट जो कॉमन कॉज है वो अगर यूरियस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन हो जाए, जैसे प्रोटीज वल्गैरिस या क्लेप्सिलिया की वजह से। इसके अलावा ये ना अल्कलाइनाइजेशन करवा देता है यूरिन की, तो इस तरह का ये स्टोन बन जाता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपने याद रखना है स्टैग हॉर्न। ठीक है, इस तरह का स्टैग हॉर्न कैलकुलर बनेगा रीनल कैलिसिस पे और इसको सर्जिकली रिमूव करना होता है। इसकी की कॉम्प्लिकेशन है कि ये निडस की तरह एक्ट करता है फॉर द यूटीआई और पेशेंट को जो है ना यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि इस स्टोन की वजह से। तो इसको हमें सर्जिकली रिमूव करना होगा। ये प्रोटीज या क्लेप्सिलिया की वजह से हुआ है और उसको भी हमें ट्रीट करना होगा ताकि रिकरेंस ना हो। अगला यूरिक एसिड का स्टोन होता है और ये याद रखिए रेडियो ल्यूसेंट होता है। ठीक है, एक्सरे पे नज़र नहीं